2025 का साल लेंसकार्ट के लिए सिर्फ एक आईपीओ लॉन्च का नहीं दोस्तों, बल्कि एक क्रेडिबिलिटी टेस्ट का था। कंपनी ने अपना 7,278 करोड़ रुपीस का आईपीओ अनाउंस किया। एक ऐसा मूवमेंट जिसमें लेंसकार्ट ने अपने आप को इंडिया नेक्स्ट बिलियन डॉलर स्टोरी के रूप में प्रेजेंट करने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे डिटेल सामने आई, कहानी उतनी सिंपल रही नहीं दोस्तों। एक तरफ कंपनी का वैल्यूएशन 70,000 करोड़ तक चली गई और दूसरी तरफ फ्रेंचाइजी ओनर्स सेबी से कंप्लेन फाइल कर रहे थे। को फाउंडर्स की डिग्री ट्रेस नहीं हो पा रही थी और ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी डीआरएचपी में कुछ एफआईआर को माइनर डिस्प्यूट्स लिखकर अंडरप्ले करने की कोशिश की गई। लेंसकार्ट जो डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग पर गर्व करती है, उसी पर उन्हीं के फ्रेंचाइजी पार्टनर्स ने उनको अक्यूज किया रेवेन्यू सप्रेशन और अनफेयर कंपटीशन के लिए। यानी आईपीओ का स्केल तो बहुत बड़ा है दोस्तों, पर एक्विजिशन उससे भी बड़ी निकले आए। क्या ये आईपीओ सच में ग्रोथ के लिए है या पुराने इन्वेस्टर के एग्जिट रूट के लिए? क्या ट्रांसपेरेंसी सिर्फ एक पीआर वर्ड बन के रह गया है? क्योंकि जब एक बिलियन डॉलर ब्रांड अपने गवर्नेंस और डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स पर सवालों से घिरा मिलता है, तो मार्केट सिर्फ उसकी बैलेंस शीट नहीं देखता दोस्तों, उसका इंटेंट भी पड़ता है। और इसीलिए लेंसकार्ट का आईपीओ सिर्फ एक फाइनेंशियल इवेंट नहीं है, ये एक मिरर बन गया है जिसमें इन्वेस्टर ने सिर्फ कंपनी का वैल्यूएशन नहीं बल्कि उसका कंसाइंस भी देखा। और शायद इसी वजह से लेंसकार्ट की स्टोरी हमें यह याद दिलाती है कि वैल्यूएशन से बड़ी चीज होती है ट्रस्ट। दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट्री में हम लेंसकार्ट के आईपीओ से जुड़ी हर कंट्रोवर्सी को एक एक कर समझेंगे ताकि पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। दोस्तों, पहला सवाल है ट्रांसपेरेंसी का। 11 अगस्त 2025 को लेंसकार्ट के फ्रेंचाइजी ओनर्स ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में सेबी ऑफिस के बाहर एक ब्राउन फाइल सबमिट करी। उस फाइल का टाइटल था डिस्क्लोजर लैप्सेस इन लेंसकार्ट डीआरएचपी और उसी दिन एक नए कंट्रोवर्सी चैप्टर खुल गया। अब कंप्लेन के मुताबिक कंपनी ने अपने ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो 26 जुलाई 2025 को सेबी के पास फाइल हुआ था, उसमें कुछ लीगल केसेस और एफआईआर को माइनर कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स लिखकर छुपा दिया गया। लेकिन फ्रेंचाइजी ओनर का कहना था ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। उन्होंने सबसे पहला एग्जांपल दिया 26 अक्टूबर 2024 को मैसूरू के देव राजा पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ था। इस एफआईआर में एलिगेशन था फाइनेंशियल फ्रॉड, फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट और रेवेन्यू सप्रेशन यूजिंग इंटरनल सॉफ्टवेयर सिस्टम। डीआरएचपी के पेज पर लिखा था डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग 3 फ्रेंचाइजी ओनर्स, पर कंप्लेंट्स के डॉक्यूमेंट के हिसाब से ये नंबर सिर्फ 3 नहीं दोस्तों, 13 स्टोर्स का था और अलीग्ड फाइनेंशियल इंपैक्ट था 12 करोड़ के आसपास। इसमें जीएसटी फॉल्सिफिकेशन, अकाउंटिंग मिसमैच भी मेंशन था। टोटल 4 करोड़ के डिफरेंस के साथ दोस्तों कंप्लेन में एक और चीज लिखी गई। इंटरनल ईमेल्स ये दिखाते हैं कि लेंसकार्ट ने जानते हुए ऐसे जीएसटी रिटर्न्स फाइल किए जो उन्हीं के इंटरनल एमआईएस सिस्टम के रिकॉर्ड से मैच नहीं करते, यानी नंबर्स मैच नहीं कर रहे हैं दोस्तों। सिर्फ एफआईआर ही नहीं, कंप्लेन ने एक और डॉक्यूमेंट भी अटैच किया। 21 फरवरी 2025 को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने लेंसकार्ट के कंपनी सेक्रेटरी को नोटिस इशू किया। किस बात के लिए दोस्तों? फॉर अलीग्ड वायलेशन ऑफ रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन। फ्रेंचाइजी ओनर्स का कहना था ये नोटिस मटेरियल इंफॉर्मेशन थी, पर डीआरएचपी में इसका कोई जिक्र नहीं मिला। इन सब पॉइंट्स के साथ फ्रेंचाइजी ओनर्स ने सेबी को लिखा कंपनी ने अपने पेंडिंग क्रिमिनल केसेस को कम दिखाया, यानी एक्चुअल केसेस जितने हैं उतने डिस्क्लोज नहीं किए। कंपनी ने तुरंत एक ऑफिशियल रिस्पॉन्स दिया और बोला ये एलिगेशन मिसलीडिंग और फॉल्स है। लेंसकार्ट के स्पोक्स पर्सन ने क्लैरिफाई किया सारे ऑनगोइंग मैटर्स कमर्शियल या सिविल नेचर के हैं, कोई भी क्रिमिनल केसेस नहीं है। लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद भी सवाल वही है, अगर सब कुछ सिविल था तो फिर एफआईआर और पुलिस कंप्लेंट्स को डिस्प्यूट बोलकर डीआरएचपी में सॉफ्ट लैंग्वेज में क्यों लिखा गया? दूसरी कंट्रोवर्सी है दोस्तों वैल्यूएशन और इन्वेस्टर एग्जिट। 26 अक्टूबर 2025 लेंसकार्ट ने अनाउंस किया अपना आईपीओ। प्राइस बैंड था 382 रुपीज से 402 रुपीज पर शेयर तक। टोटल इशू साइज बना 7,278 करोड़ रुपए। नंबर्स बड़े इंप्रेसिव थे, लेकिन कहानी उनके पीछे ही छुपी थी दोस्तों। अब इस 7,278 करोड़ रुपए में से सिर्फ 2,150 करोड़ था फ्रेश इशू, जो कंपनी के एक्सपेंशन, नई टेक्नोलॉजी और ग्रोथ प्लान्स में जाना था। बाकी का बड़ा हिस्सा लगभग 5,128 करोड़ रुपए था ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस, जहां पुराने इन्वेस्टर अपना स्टेक बेच सकते थे। एनालिस्ट ने तुरंत सवाल उठाए, ये आईपीओ एक कैपिटल रेजिंग प्लान है या एक पब्लिक एग्जिट रूट? और तब सामने आया एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट दोस्तों। जुलाई 2025 में आईपीओ से कुछ महीने पहले कंपनी के फाउंडर पीयूष बंसल ने खुद 4.26 करोड़ शेयर्स खरीदे थे, सिर्फ 52 पर शेयर के रेट पर दोस्तों। टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ अराउंड 222 करोड़ रुपए।
अब बस 3 महीने बाद जब आईपीओ अनाउंस हुआ और प्राइस बैंड 382 से 402 रुपीस तक पहुंच गया, तो उन्हीं शेयर्स की मार्केट वैल्यू हो गई 1700 करोड़ रुपए के आसपास। यानी सिर्फ कुछ महीनों में फ्यूज बंसल को 1500 करोड़ का विंडफॉल गेन हो गया। लीगली सब कुछ सही है, ना इनसाइडर ट्रेडिंग है ना रूल वायलेशन, पर पब्लिक परसेप्शन में सवाल उठ गया। क्या ये टाइमिंग परफेक्ट थी? क्योंकि जब एक फाउंडर लो प्राइस पर अपनी कंपनी के शेयर्स खरीदता है और उसके बाद आईपीओ लॉन्च होता है विद ह्यूज वैल्यूएशन, तो मार्केट नेचुरली क्यूरियस हो जाता है दोस्तों। 31 अक्टूबर 2025 को आईपीओ ओपन हुआ। दोस्तों रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग था, सब्सक्रिप्शन बहुत हाई, लेकिन सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए एक रेड फ्लैग था। यह स्ट्रक्चर एक एग्जिट ड्रिवन आईपीओ लग रहा था। और जब 4 नवंबर 2025 को आईपीओ क्लोज हुआ, तो हेडलाइंस दो अलग डायरेक्शन में गई। एक तरफ लेंसकार्ट आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड और दूसरी तरफ फाउंडर मेड 1500 करोड़ इन 90 डेज। कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दी कि पीयूष बंसल का शेयर परचेज एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट था, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए नहीं। दोस्तों तीसरी कंट्रोवर्सी है गवर्नेंस डिस्क्लोजर। 28 जुलाई 2025 को लेंसकार्ट सॉल्यूशन लिमिटेड ने अपने ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी डीआरएचपी सेबी के पास फाइल किया और इसी डॉक्यूमेंट के एक छोटे से पैराग्राफ ने पूरे आईपीओ के गवर्नेंस स्टैंडर्ड पर सवाल खड़े कर दिए। कंपनी ने डिस्क्लोज किया उनके को फाउंडर और प्रमोटर सुमित कपाही, जो कंपनी के ग्लोबल हेड ऑफ सोर्सिंग भी हैं, अपनी बीकॉम ऑनर्स की डिग्री और मार्कशीट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। फाइलिंग में लिखा था उन्होंने कई ईमेल्स और लेटर्स लिखे हैं कंसर्न यूनिवर्सिटी को अपनी डिग्री सर्टिफिकेट और मार्कशीट की कॉपीज मांगने के लिए, लेकिन यूनिवर्सिटी का रिस्पांस अभी तक पेंडिंग है। और आगे एक और लाइन लिखी थी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो अपने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स टाइम पर या कभी भी ट्रेस कर पाएंगे। यानी $1 बिलियन आईपीओ के बीच कंपनी के टॉप प्रोमोटर अपनी ग्रेजुएशन डिग्री ढूंढ नहीं पा रहे हैं। दोस्तों लीगल पर्सपेक्टिव से ये कोई वायलेशन नहीं है, कंपनी ने क्लियरली सबको डिस्क्लोज कर दिया है और सेबी के रूल्स के हिसाब से ट्रांसपेरेंसी मेंटेन है। लेकिन सिंबोलिज्म अलग है दोस्तों। पब्लिक डिस्कशन में सवाल उठा, जब एक ब्रांड 70,000 करोड़ की वैल्यूएशन पर आईपीओ ला रहा है तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स मिसिंग कैसे हो सकते हैं? सुमित कपाही का फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का कंपनसेशन था 2.24 करोड़ रुपीस और उनका रोल कंपनी के सोर्सिंग और सप्लाई चेन में की है। इसलिए उनका डिग्री रिलेटेड डिस्क्लोजर सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स नहीं बल्कि एक कॉर्पोरेट क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन बन गया। दोस्तों कंपनी ने क्लैरिफाई किया कि यह मैटर प्योरली प्रोसीजरल है और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ऑफिशियल रिस्पांस पेंडिंग है। लेकिन इमेज पे एक हल्का सा दाग दोस्तों लग गया, एक सिंबॉलिक रिमाइंडर कि $1 बिलियन आईपीओ भी पेपर के एक मिसिंग डॉक्यूमेंट से शेक हो सकता है। और यही मोमेंट था जब लोगों ने पूछना शुरू किया, नंबर से ज्यादा नरेटिव इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी लाइन पूरे आईपीओ की क्रेडिबिलिटी हिला देती है। दोस्तों चौथा एंगल है फ्रेंचाइजी रिलेशनशिप। 2025 की शुरुआत में जब लेंसकार्ट अपने 7,000 करोड़ के आईपीओ के लिए प्रिपेयर कर रहा था, एक और कहानी क्वाइटली अनफोल्ड हो रही थी। कंपनी और उसके फ्रेंचाइजी पार्टनर्स के बीच बढ़ते हुए तनाव की कई फ्रेंचाइजी ओनर्स ने ओपन लेटर्स और लीगल नोटिस भेजने शुरू किए, अक्यूज करते हुए कि लेंसकार्ट अपने कंपनी ओन्ड स्टोर्स उनके फ्रेंचाइजी आउटलेट्स के बिल्कुल पास खोल रही है और इससे उनका रेवेन्यू लॉस हो रहा है। 8 अप्रैल 2025 को द केन ने एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन पब्लिश किया, जिसमें लिखा था लेंसकार्ट ने अपने एम्पायर फ्रेंचाइजीज के बेस पर खड़ा किया है और अब वो उन्हीं फ्रेंचाइजीज के साथ कोर्ट रूम में लड़ रहा है। आर्टिकल के मुताबिक फ्रेंचाइजी का कहना था कि जैसे जैसे उनका बिजनेस प्रॉफिटेबल हुआ, कंपनी ने अपना फोकस शिफ्ट कर दिया फ्रेंचाइजी एक्सपेंशन से कंपनी ओन्ड स्टोर्स की तरफ। फ्रेंचाइजी ओनर्स ने एक्यूज किया कि टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट चेंज कर दिए गए, रेवेन्यू शेयरिंग स्ट्रक्चर अनक्लियर था और कुछ सिटीज में तो कंपनी ने अपने ही फ्रेंचाइजी पार्टनर्स के सामने नए स्टोर्स ओपन कर दिए। कर्नाटका और महाराष्ट्र में कुछ फ्रेंचाइजीज ने ऑफिशियल कंप्लेंट की, जिसमें रेवेन्यू सप्रेशन और डेटा कंसीलमेंट जैसे लेंसकार्ट पर आरोप लगाए गए। उनका कहना था कंपनी हमसे कंपटीशन कर रही है हमारे ब्रांड नेम के साथ हमारी ही स्ट्रीट पर। अब लेंसकार्ट का रिस्पांस तुरंत आया। कंपनी ने कहा स्टोर प्लेसमेंट डेटा ड्रिवन है और हर एक्सपेंशन डिसीजन कस्टमर डिमांड और सिटी हीट मैप के बेसिस पर लिया जाता है। लेकिन पब्लिक और मीडिया नैरेटिव अलग है। सोशल मीडिया पर सवाल उठा, क्या डेटा ड्रिवन स्ट्रेटेजी ब्रांड ग्रोथ है या अपने ही पार्टनर्स के खिलाफ अनफेयर कंपटीशन? फिर 28 अगस्त 2025 को शाम 4:18 पर फ्रेंचाइजी ग्रुप ने सेबी के पास एक फॉर्मल कंप्लेंट फाइल की
उन्होंने अली किया कि आईपीओ डॉक्यूमेंट्स यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में कंपनी ने इन डिस्प्यूट को माइनर कॉन्ट्रैक्चुअल इशू बताकर अंडरप्ले किया। उस कंप्लेंट के साथ कोर्ट फाइलिंग भी अटैच की गई थी जो कर्नाटका हाई कोर्ट और दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में पेंडिंग थी। उनका कहना था कंपनी ने फ्रेंचाइजी मॉडल के रूल्स बदल दिए और जहां हमें मार्केट बनाई वही मार्केट हमसे ले ली। लेंसकार्ट ने फिर से अपनी पोजीशन रिपीट की कि हर डिस्प्यूट सिविल नेचर का है और एक्सपेंशन का डिसीजन कंपनी के ग्रोथ स्ट्रेटेजी का पार्ट है। पर मीडिया ने इसे एक और एंगल दिया, ग्रोथ वर्सेस एथिक्स का। आईपीओ के दौरान यह कंट्रोवर्सी एक सिंबॉलिक रिमाइंडर बन गई कि एक ब्रांड सिर्फ मार्केटिंग से नहीं अपने पार्टनर्स के ट्रस्ट से बनता है, और जब ट्रस्ट ही फ्रैक्चर हो जाए तो वैल्यूएशन भी अपना शाइन खो देती है। और यही था लेंसकार्ट आईपीओ का चौथा और सबसे बड़ा ह्यूमन एंगल, क्योंकि बिजनेस नंबर से नहीं रिलेशनशिप पर टिका होता है। तो आखिर में लेंसकार्ट का आईपीओ हमें एक सिंपल पर पावरफुल लेसन देता है दोस्तों कि मार्केट से प्रॉफिट और वैल्यूएशन से नहीं चलता, ये ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और एथिक्स पर टिका है। हर इन्वेस्टर और कंज्यूमर के लिए यह समझना जरूरी है कि कंपनी के ग्लॉसी मार्केटिंग कैंपेन्स के पीछे कभी-कभी अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स छुपे होते हैं। इसलिए कंज्यूमर अवेयरनेस सिर्फ एक राइट नहीं, ये दोस्तों एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जब हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें सिर्फ नंबर्स नहीं, कंपनी के बिहेवियर को भी समझना चाहिए। और यहां सेबी का रोल क्रूशियल बन जाता है दोस्तों, क्योंकि सेबी ही वो वॉचडॉग है जो इंश्योर करता है कि हर कंपनी अपने डिस्क्लोजर में सच और ट्रांसपेरेंसी रखे। पब्लिक ट्रस्ट तभी बनेगा जब रूल्स का इंप्लीमेंटेशन स्ट्रिक्ट और फेयर हो। लेंसकार्ट जैसे ब्रांड्स के लिए भी ये मूवमेंट एक रिफ्लेक्शन पॉइंट होना चाहिए। उन्हें शॉर्ट टर्म वैल्यूएशन से ज्यादा लॉन्ग टर्म कंज्यूमर ट्रस्ट और एथिकल गवर्नेंस पर फोकस करना होगा। बिजनेस का असली वैल्यू तभी होता है जब कंपनी सिर्फ अपनी ग्रोथ नहीं, फेयर मार्केट फिलॉसफी को भी अपनाए, क्योंकि आईपीओ आते और जाते रहेंगे, पर अगर ट्रस्ट एक बार चला गया तो उसे वापस लाना बड़ा मुश्किल होता है दोस्तों। और शायद इसी वजह से लेंसकार्ट की कहानी एक रिमाइंडर बन जाती है कि ब्रांड की असली स्ट्रेंथ उसके प्रोडक्ट्स के साथ साथ उसकी वैल्यूज में भी होती है।